हेलो दोस्तों। तो सरल रेखा में गति यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में आज हम न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे। अगर इसके प्रीवियस वाले लेक्चर की बात करें तो उसमें हम गति के समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ मोशन देखे थे। आज हम उसी पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल होते हैं हम उनको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर उस लेक्चर का एप्लीकेशन आपको देखना है, मतलब कि इक्वेशन ऑफ मोशन का एप्लीकेशन देखना है, तो आप यहाँ पे देखेंगे। उस पे बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे हम आपको बताएंगे। और आप ये मानिएगा, यकीन मानिए कि आज बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। किस तरीके से अप्लाई करना है ये चीज़ आप सीखेंगे। जो न्यूमेरिकल आपके सामने आएंगे वो न्यूमेरिकल अपने आप में बेहतर न्यूमेरिकल होंगे। अगर इन न्यूमेरिकल्स को आप कर लेते हैं तो आप ये मानिए कि इस चैप्टर में अगर इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जी पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको कुछ बातें बताते हैं। देखिए, अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये होता है। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारा होता है v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सारे टर्म्स की बात करें यानी कि v की बात करें तो v होता था हमारा अंतिम वेग। v को हम बोलते थे अंतिम वेग। इसे बोला जाता है फाइनल वेलोसिटी, इसे हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अगर यहाँ पे u की बात करें जो इनमें दिया हुआ है u v s t a, ये क्या है, तो अगर u की बात करें तो ये होता है प्रारंभिक वेग। इसको बोला जाता है प्रारंभिक वेग। इसे हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इसे हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अगर यहाँ पे a की बात करें तो a होता है हमारा त्वरण, और त्वरण को हम बोलते हैं एक्सिलरेशन। त्वरण को हम बोलते हैं एक्सिलरेशन। ठीक है, अगर यहाँ पे s की बात करें तो s हमारा होता है विस्थापन, या इसी को हम कभी कभी दूरी भी बोलते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। इसकी हम बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे t की बात करें तो t हमारा समय होता है, और समय का मतलब टाइम, t फॉर टाइम। ठीक है, तो जो इसमें टर्म्स दिए गए हैं हम उन्हीं टर्म्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे टर्म्स यही होते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो कुछ नोट है जो आपको ध्यान रखना है। इसमें नोट में आप पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखिए कि अगर कोई वस्तु या कोई कण रेस्ट से यानी कि विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो क्या होता है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि हम ऐसा लिख लें कि यदि कोई वस्तु या कोई कण, यदि कोई कण विरामावस्था से, यदि कोई कण विरामावस्था, अच्छा विरामावस्था को अपन बोलते हैं रेस्ट, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो चलना प्रारंभ करती है तो करती है तो हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि u बराबर 0 होता है। u क्या होता है हमारा प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग क्या होगा 0 होगा। बात समझ में आ रही है। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो हम कहेंगे कि यदि कोई कण हम कहें कि विरामावस्था में आ जाता है, यदि कोई कण विरामावस्था में, विरामावस्था का मतलब रेस्ट,
में आ जाता है, विरामावस्था में आ जाता है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं v की वैल्यू 0 होती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि यदि कोई कण एक समान वेग से, यदि कोई कण एक समान वेग से गति कर रहा है, तो एक समान वेग से गति कर रहा है तो हम कहेंगे त्वरण। तो त्वरण, अच्छा त्वरण को हम बोलते हैं a, 0 होगा। तो त्वरण क्या होगा? 0 होगा। इस बात को ना आपको ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल करते वक्त इन सारी बातों को ध्यान रखना है। आप यहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर कोई कण विरामावस्था यानी रेस्ट से चलना प्रारंभ करे तो हम कहते हैं कि u की वैल्यू 0 होगी। अगर कोई कण है जो अंत में विरामावस्था में आ जाता है तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग जो होगा वो 0 होगा। ठीक है। अगर कोई कण एक समान वेग से गति कर रहा है तो हम कहेंगे कि त्वरण 0 होगा। तो त्वरण क्या होगा? 0 होगा। कहानी समझ में आ गई। अब इसी को हमें क्वेश्चन में यूज़ करना है। किस तरीके से यूज़ करेंगे अब देखिए, मतलब इसी को अप्लाई करना है क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन करेंगे अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उनमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए। और देखिए आप ये मानिए कि इस अगर न्यूमेरिकल की बात करें इस समीकरण के ऊपर, तो देखिए इनमें 4 चीज़ें दी है, VUAT, हर किसी में SUAT, VUAS, मतलब 4 चीज़ें टोटल दी हैं। 4 में से कोई 3 चीज़ दी होगी और चौथी चीज़ आपको बतानी होगी। ठीक है, कोई भी चौथी चीज़ आपसे पूछ सकता है इसमें, वो आपको बताना होगा। जैसे आप समझिए कि अगर टाइम दिया है तो हम 2 समीकरण यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम गिवन नहीं है तो हम तीसरा समीकरण यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब किस तरीके से यूज़ करना है हम वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ बातें और हैं जिससे आप ध्यान दीजिए, उसके बाद अपन पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि अगर कोई कण इस दिशा में गति कर रहा है, मान लीजिए कि इस दिशा में गति कर रहा है और त्वरण इसी दिशा में है, त्वरण इसी दिशा में है, तो हम ये कहते हैं कि जो वेग होगा, जो कण का वेग होगा वो बढ़ेगा, यानी कि वेलोसिटी यानी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और इस टाइम हम बोलेंगे कि जब दोनों एक दिशा में होंगे तो ये भी पॉजिटिव लेंगे, ये भी पॉजिटिव लेंगे। जब दोनों एक ही दिशा में होते हैं, मतलब किसी भी क्वांटिटी की बात करें, अगर जो भी क्वांटिटी एक दिशा में होंगी हम पॉजिटिव लेंगे, अगर अपोजिट दिशा में होंगी तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि वेग इस दिशा में है लेकिन आपका त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस टाइम हम क्या बोलेंगे कि जो कण का वेग यानी वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज करेगी यानी घटेगी। बात समझ में आ रही है? हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर जिस दिशा में जो आपका पार्टिकल यानी कि कण है, अगर उसी दिशा में एक्सेलरेशन यानी त्वरण हो तो उस टाइम वेलोसिटी यानी कि वेग आपका इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो उस पार्टिकल यानी उस कण का वेग जो होगा वो घटेगा। क्लियर है? तो ये बात खैर आपको ध्यान रखनी है। अच्छा अब यहाँ की बात करें, अगर आप इसको पॉजिटिव ले लेते हैं तो इसे आपको निगेटिव लेना पड़ेगा, अगर इसे आप निगेटिव ले लेते हैं तो इसे आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। मतलब एक पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा आपको निगेटिव लेना पड़ेगा अगर अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा में है तो। क्लियर है? चलिए जी, तो ये बातें खैर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और नॉर्मली देखिए हम क्या मान के चलेंगे, हम राइट साइड में प्लस मानेंगे और लेफ्ट साइड में अपन निगेटिव मानेंगे यानी कि माइनस। ठीक है, ऐसा मान के चलेंगे। देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे इसकी बात करते हैं
तो अगर कोई आगे इधर की तरफ कोई वस्तु जा रही है, ठीक है, तो उसे पॉजिटिव मान लीजिए, तो इधर की तरफ की को निगेटिव मानना पड़ेगा, ठीक है। या अगर हम दोनों की बात करें कि दोनों इसी दिशा में जा रहे हैं, तो आप दोनों को पॉजिटिव मान लीजिए, दोनों को क्या मान लीजिए, पॉजिटिव। अगर दोनों इस दिशा में जा रहे हैं तो भी दोनों को पॉजिटिव मान लीजिए, लेकिन दोनों जाएं तब, यानी कि हर एक चीज़ एक दिशा में हो तो पॉजिटिव आप मान सकते हैं, ठीक है। इधर भी आप निगेटिव मान सकते हैं, इसको निगेटिव मान लीजिए, इसे भी निगेटिव मान लीजिए, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों चीज़ें यानी कि जो भी क्वांटिटीज़ है अगर एक ही दिशा में है तो आप उनको पॉजिटिव मान लीजिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम न्यूमेरिकल करेंगे। अब किस तरीके से ये गति के समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना है, अब वो चीज़ अपन देखेंगे, ठीक है। चलिए अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो ज़रा ध्यान से क्वेश्चन आप बोर्ड स्क्रीन पे देखिए। ये हमारा पहले नंबर का क्वेश्चन है, क्या दे रखा है वो देखिए। बोल रहा है कि एक कार 10 मीटर पर सेकंड की चाल से पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है या करती है और इसका त्वरण 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, स्क्वायर पश्चिम दिशा में हो तो निम्न के मान ज्ञात करिए। अब किसके किसके मान ज्ञात करने हैं अब वो देखना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए, अगर हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात करें तो ये होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि कोई कार है और ये कार इस दिशा में 10 मीटर पर सेकेंड से चलना प्रारंभ करती है, लेकिन इसके ऊपर जो त्वरण लग रहा है वो त्वरण क्या है, पीछे की तरफ। त्वरण क्या है, पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये दिया है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से समझिए, अब पहला पूछ रहा है कि 1 सेकेंड बाद कार का वेग क्या होगा। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं, अब हम पहले पॉइंट की बात करें उसके लिए देखिए, पहले u की बात करें यानी कि प्रारंभिक वेग, इतने से चलना प्रारंभ करती है यानी कि प्रारंभिक वेग आपका 10 मीटर पर सेकेंड दिया है, ये प्लस में रहेगा। अगर हम एक्सेलरेशन यानी त्वरण की बात करें तो पीछे की तरफ है 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, अगर इसे इधर को आपने प्लस ले लिया है तो इधर को आपको माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा। अब देखिए बोल रहा है पहला कि 1 सेकेंड बाद कार का वेग क्या होगा, तो अपने को देखिए u कितना पहले ही दे रखा है +10 मीटर पर सेकेंड। अगर हम a की बात करें तो दे रखा है -5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। टाइम की बात करें तो टाइम हमसे बोल रहा है 1 सेकेंड, और पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि कार का वेग यानी कि अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग। अब देखिए ज़रा ऊपर ध्यान से गति के समीकरण है उनको देखिए, और इसको हमने बोला कि आपको अंतिम वेग बताना है, ठीक है, यानी कि हमको ये बताना है कि 1 सेकेंड बाद कण का वेग क्या रहा होगा या क्या होगा। देखिए यहाँ पे कौन सा समीकरण यूज़ करेंगे, t दिया है, u दिया है, a दिया है, देखिए, और v हमसे पूछा है, t दिया है, u दिया है और a दिया है, हमसे v पूछा है, तो ये ज़्यादा अच्छा है यूज़ करना। इसके अलावा आप कोई भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये s तो दिया नहीं है, विस्थापन तो दिया नहीं है, u दिया है, t दिया है, a दिया है, ये सब तो दिया है, लेकिन v हमसे पूछा है जो कि इसमें नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमसे v पूछ रहा है, u तो दिया है, a दिया है, s नहीं दिया है, v भी पूछ रहा है, s भी पूछ रहा है, तो हम इससे दोनों चीज़ें कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे और इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम गति का पहला समीकरण यूज़ करेंगे, और ये होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये होता है। अगर हम v की बात करें तो ये हमसे पूछा है, u जो दिया है वो 10 दिया है, तो यहाँ रखेंगे 10, प्लस a की बात करें तो -5 है, तो -5, ये t कितना है 1 सेकेंड, तो रख देंगे। देखिए v बराबर आ जाएगा 10, अब ये माइनस प्लस माइनस, 5 एक कम 5, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, यानी कि v आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड,
यानी कि जो कार का वेग होगा वो 1 सेकेंड बाद 5 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। देखिए बिल्कुल आप इसमें घबराइएगा नहीं, अगर ये चीज़ आपको आ जाती है तो आप आगे के न्यूमेरिकल्स कर लेंगे आसानी से। ये हमारा बेसिक अभी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दूसरे की बात करते हैं। दूसरा हमसे क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है कि कितने समय बाद कार विराम अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, ये हमको ए दे रखा है, ये ए है, ये हमारा बी है। बोल रहा है कि कितने समय बाद कार विरामावस्था में आ जाएगा। देखिए हमने आपको बताया है अभी कि जब कार विरामावस्था में आ जाती है तो इसका मतलब कि उसका अंतिम वेग 0 है। अंतिम वेग क्या है? 0। कार विरामावस्था में आ रही है, इसका मतलब अंतिम वेग 0 है। ठीक है, अब देखिए कितने समय बाद, तो हमसे पूछ रखा है टाइम। हमको दिया है यू कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड। और हमको दिया है ए कितना दिया है आपका? -5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। हमसे पूछ रहा है कितने समय बाद फाइनल जो वेलोसिटी यानी अंतिम वेग होगा वो 0 होगा, यानी विरामावस्था में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए VUA, तो VUA दिया है, हमसे T पूछा है, तो हम गति का पहला समीकरण ही यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लिखेंगे V = U + AT। V की वैल्यू 0 है, U दे रखा है आपका 10 प्लस A की वैल्यू -5 और ये हमारा T है। ठीक है, जरा इसको आप 0 बराबर 10 माइनस प्लस क्या होगा? -5T। इसको उठा के इधर लाइए तो 5T, अरे माइनस से इधर आएगा तो प्लस होगा, तो 5T बराबर आपका 10 आएगा। तो 10 बराबर आएगा T बराबर 10/5, यानी 5 2 ज़ा 10, ये आपका आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। सॉरी 2 सेकेंड आएगा। हमसे टाइम पूछ रखा है, तो टाइम का मतलब कितना आएगा? 2 सेकेंड। तो ये आ जाएगा 2 सेकेंड। इसका मतलब हम इसमें ये बोलने वाले हैं कि 2 सेकेंड में ये कार विरामावस्था में आ जाएगी। विरामावस्था में आने में कार को कितना समय लगेगा? 2 सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए अब इसे हम हटाते हैं। हाँ जी, चलिए अब हम सी की बात करेंगे। तो सी पार्ट क्या दे रखा है? देखिए सी हमसे ये पूछ रहा है कि 2 सेकेंड में कार का विस्थापन कितना होगा, यानी कि 2 सेकेंड में कार का विस्थापन, 2 सेकेंड में ये कार कितना दूर चली जाएगी, ये हमसे पूछा है। यानी कि टी बराबर कितना है? 2 सेकेंड। और हमसे ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? विस्थापन, यानी एस की वैल्यू बोल रहा है। ठीक है, दिया क्या है? अपने को दिया है यू की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है। हमको ए दिया है, ये है -5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये सब दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करें? हमसे एस पूछा है, यानी विस्थापन पूछा है, टाइम दिया है, तो इसमें तो विस्थापन है नहीं, एस तो है नहीं, इसमें और इसमें है, लेकिन टाइम दिया है तो टाइम इसी में केवल है, इसमें टाइम नहीं है। तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे S = UT + ½ AT का स्क्वायर, UT + ½ AT का स्क्वायर। S बराबर U की वैल्यू 10 है और T की वैल्यू कितनी है? 2 सेकेंड, प्लस 1/2, A की वैल्यू -5 है और T की वैल्यू 2 है, तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 दूनी 20, माइनस और प्लस क्या होगा? -1/2 गुणे 5 गुणे 2 का स्क्वायर 4, 2 से 2 दूनी 4, 5 दूनी कितना होगा? 10, तो 20 - 10 बराबर कितना आ जाएगा? 10 मीटर। यानी कि 2 सेकेंड में जो कार का विस्थापन होगा वो 10 मीटर होगा। 2 सेकेंड में कार 10 मीटर जा चुकी होगी, या 10 मीटर जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम डी की बात करते हैं। डी क्या दे रखा है? डी हमसे ये पूछ रहा है कि 3 सेकेंड बाद कण का वेग कितना होगा। 3 सेकेंड के बाद कण का वेग क्या होगा?
देखिए टाइम दे रखा है 3 सेकेंड, कण का वेग क्या होगा, मतलब बाद की बात कर रहा है, यानी कि v की वैल्यू पूछ रहा है। u अपने को दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, a अपने को दे रखा है -5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक है, अब देखिए कौन सा समीकरण यहाँ पे यूज़ करना चाहिए, तो पहला, क्योंकि t दिया है, u दिया है, a दिया है, v अपने को बताना है, तो यहाँ से लिखेंगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये लिखेंगे। v की वैल्यू क्या है हमसे पूछ रहा है, ठीक है, u दे रखा है 10 प्लस a की वैल्यू -5 है, और टाइम आपको दे रखा है 3 सेकेंड, तो यहाँ 3 पुट कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से आप लिखेंगे कि v बराबर 10 माइनस प्लस माइनस और 5 तिहाई 15, तो ये आ जाएगा -5, 10 में से 15 घटाएंगे तो -5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप ये बोलने वाले हैं कि 3 सेकेंड बाद जो कण का वेग यानी कि कार का वेग होगा वो -5 मीटर पर सेकेंड होगा। इसका मतलब ये है कि शुरुआत में कार जा रही थी इधर की तरफ, लेकिन 3 सेकेंड बाद कार इधर की तरफ चलना शुरू कर देगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस अपने आप में बहुत बेहतर हैं, अगर आप इन्हें अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस जो भी बुक में हैं उनको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी, चलिए अब ई की बात करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, ई ये बोल रहा है हमसे कि इस कार को आरंभिक बिंदु तक लाने में कितना समय लगेगा। इस कार को आरंभिक बिंदु तक लाने में कितना समय लगेगा। कार शुरुआत में चल रही थी इधर, हमसे ये बोल रहा है कि ये फिर से यहीं आना चाहिए, कितना समय में ये वापस आ जाएगी। ठीक है, चलिए आप ये बात इसमें ध्यान रखिएगा। आपको बात क्या ध्यान रखनी है कि अगर कोई चीज़ जहाँ से चली थी अगेन वहीं आ जाती है, मान लीजिए कि कोई कण है और यहाँ से ये चला और फिर यहीं पे आ गया, जब यहीं से चला और फिर नाच गा के यहीं पे आ गया, तो हम कहते हैं कि विस्थापन 0 हो गया। और एक्चुअल में इस फॉर्मूले में जो s दिख रहा है ना वो विस्थापन है, तो हम कहते हैं कि कण जहाँ से चला था वहीं पे आ गया, कहने का मतलब है कि विस्थापन 0 होगा, विस्थापन 0 होगा। तो इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि उसको आरंभिक बिंदु तक यानी कि इनिशियल पॉइंट तक लाने में कितना समय लगेगा। तो अपन बोलते हैं कि s इसका मतलब 0 हो गया है। अब टाइम कितना लगेगा ये अपने से पूछा है, दिया है u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे a बराबर दिया है -5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, ये दिया है। अब देखिए इसमें हमें t बताना है। ठीक है, हम यूज क्या कर सकते हैं, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। यानी कि हम लिखने वाले हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये यूज करेंगे। s की वैल्यू 0 है, u की बात करें तो ये 10 है, t हमसे पूछा है तो t प्लस हाफ, a की वैल्यू -5 और ये t का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए 0 बराबर 10t, अब ये माइनस प्लस माइनस 1/2 इंटू 5t का स्क्वायर, ये होगा। इसको उठा के इधर लाइए, माइनस वाला इधर लाइए, तो ये 5/2 t का स्क्वायर बराबर 10t बचेगा। देखिए एक t से t कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ से t बराबर आप लिख सकते हैं 10, ये भाग में तो इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और ये गुणे में इधर जाएगा तो भाग, 5 दूनी कितना होगा 10 और 2 दूनी 4 सेकेंड। यानी कि हम इसमें ये कहेंगे कि जो पार्टिकल होगा वो वापस अपने आरंभिक बिंदु यानी इनिशियल पॉइंट तक आने में 4 सेकेंड का समय लेगा। ठीक है, तो ये हमारा E था। अब F की बात करते हैं। नेक्स्ट हमसे ये बोल रहा है कि 6 सेकेंड के बाद कण का विस्थापन क्या होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 6 सेकेंड के बाद। तो अपने को बोल रहा है कि टाइम 6 सेकेंड है। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि अपने को ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी कि विस्थापन कितना होगा।
u की बात करें तो ये दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, a दे रखा है -5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब देखिए हमसे पूछा ये है कि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना होगा, तो हम यही यूज़ करेंगे, ठीक है, सेकेंड यूज़ करेंगे। तो s इक्वल्स टू लिखेंगे ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, ये यूज़ करेंगे। अगर s देखा जाए तो s तो हमसे पूछा है बराबर u कितना है 10, टाइम कितना दे रखा है 6 सेकेंड, प्लस 1/2, a की वैल्यू -5, t दे रखा है 6, तो 6 का स्क्वायर, ये कर देंगे 10 6 जा 60, माइनस प्लस माइनस ये आएगा 5/2 इंटू 6 का स्क्वायर। देखिए 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो अपन 36 लिख देते हैं ये, तो 2 18, ये 18 पचे 90, तो 60 माइनस 90 ये आ जाएगा -30, ये इतना मीटर। यानी हम इसमें ये बोलने वाले हैं कि जो कण है वो 6 सेकेंड में 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा, 6 सेकेंड में 30 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो कण है यहाँ से चलना प्रारंभ तो किया था इधर की तरफ, लेकिन 6 सेकेंड बाद ना ये इधर दूर निकल गया है, और दूर निकलने का मतलब है कि वो कुछ यहाँ आ गया है, यहाँ से अब यहाँ आ चुका है यहाँ तक, और ये डिस्टेंस दे रखी है 30 मीटर। लेकिन विस्थापन माइनस आने का मतलब है कि इसके इस साइड, माइनस आने का मतलब है इसके इस साइड, तो कण का जो विस्थापन हुआ है वो इसके इस साइड हुआ है, वो भी 30 मीटर। ठीक है, चलिए ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं और ये हमारा लास्ट है। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है कि 6 सेकेंड में जो कण यानी पार्टिकल है वो कितनी दूरी तय किया है या कितनी दूरी तय करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए जी, अब हम जी की बात करते हैं। तो 6 सेकेंड टाइम दे रखा है 6 सेकेंड, और हमसे ये बोला है कि 6 सेकेंड में कण कितना दूरी तय किया है। देखिए यहाँ से हम बनाते हैं, हमारा जो पार्टिकल था सपोज कर लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया था, और यहाँ से आपने देखा था कि यहाँ तक आने में इसने 2 सेकेंड का समय लिया था, और 2 सेकेंड में इसने 10 मीटर की दूरी तय की थी, और कण जो है वो 4 सेकेंड में फिर से यहीं पर आ गया है। हमने देखा था ना कि आरंभिक बिंदु तक आने में कितना समय लेता है 4 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 2 सेकेंड समय लेता है। आप ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 10 है तो यहाँ से यहाँ तक का भी कितना होगा 10 मीटर। ये बात समझ में आ गई। तो 2 सेकेंड ये 2 सेकेंड ये 4 सेकेंड तो हो गया है, लेकिन हमसे पूछ रहा है 6 सेकेंड, इसका मतलब कि इधर ये 2 सेकेंड और लिया है इधर आने में। ठीक है, यहाँ से जब वापस लौटा है तो 2 सेकेंड और लिया है और आगे चला गया है। और आपने देखा था कि 6 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, तो -30 हुआ था, यानी कि 30 मीटर हुआ था। इसके कहने का क्या मतलब था, ये -30 कि जो कण है यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे आया और फिर इधर की तरफ चला गया। ठीक है, और टोटल ये जर्नी जो है यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लिया है 2 सेकेंड। तो टोटल हम देखेंगे कि 2 सेकेंड में 2 सेकेंड ये, यानी कि ए बी और ये सी ले लीजिए, तो हम कहेंगे ये कि ए से कहाँ गया है बी तक, फिर बी से ए तक, अरे ए से बी और बी से ए और ए से सी प्लस ए से सी। अब देखिए ए से बी कितना समय लिया है 2 सेकेंड, बी से ए यहाँ तक आने में 2 सेकेंड, फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना ले रहा है 2 सेकेंड, तो टोटल कितना हो गया 6 सेकेंड। और हम देख रहे हैं कि ए से बी तक की दूरी कितनी है 10 मीटर, बी से ए तक की दूरी भी 10 मीटर, और यहाँ से ए से सी तक की दूरी आपकी 30 मीटर है। दूरी की बात कर रहे हैं, तो ये माइनस था ना, इस पर मॉड लगा देंगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, मॉड लगाते ही प्लस आ जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं 10 + 10 + 30, और ये आ गया है 50 मीटर। तो ये हमारी दूरी आई है, क्या आई है दूरी, यानी कि डिस्टेंस। तो हम ये कहेंगे कि जो पार्टिकल यानी कि कण है
वो 6 सेकेंड में 50 मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, चलिए जी कॉपी करिए, इसके आगे फिर देखते हैं। हाँ जी चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। बोल रहा है कि एक कण विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 20 सेकेंड तक त्वरित होता है। इसके बाद इसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मंदन आ जाता है और यह कण फिर से विरामावस्था में आ जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें इसके बाद बोल रहा है 2 पार्ट दिए हैं। पहला पार्ट यानी कि ए बोल रहा है कि पूरी यात्रा के दौरान कण की अधिकतम चाल क्या होगी, और दूसरा हमसे बोल रहा है कि मंदन आने के बाद कण द्वारा रुकने में लगा समय कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं अपन। जैसे इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कोई कण है जो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, लेकिन विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, लेकिन बोल रहा है कि शुरुआत में इसके पास त्वरण आ जाता है, इसको A1 बोल देते हैं, और ये आ जाता है 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। मतलब इस त्वरण से ये त्वरित होना शुरू होता है, लेकिन विरामावस्था की बात कर रहा है तो u की वैल्यू 0 होगी, u की वैल्यू 0 होगी। उसके बाद ये बोल रहा है ना कि 20 सेकेंड तक, मान लेते हैं कि 20 सेकेंड यहाँ पूरा होता है। ठीक है, ये A ले लेते हैं, इसको B पॉइंट ले लेते हैं। बोल रहा है कि जब B तक पहुँच रहा है तो 20 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इसमें मंदन आ जाता है। 20 सेकेंड के बाद मंदन आ जाता है, यानी कि 20 सेकेंड तक तो ठीक है, लेकिन इसके जस्ट बाद जैसे ही 21वां सेकेंड शुरू होता है तो इसमें मंदन आ जाता है, जिसको हम A2 बोलेंगे, और ये है 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये माइनस में होता है, मंदन किस में होता है, माइनस में। और ये बोलता है कि फिर विरामावस्था में आ जाता है, मतलब जो C पॉइंट है वहाँ पर ये मतलब इसकी वेलोसिटी यानी कि इसका वेग 0 हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हमसे पूछा है कि कण द्वारा मतलब कण द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम चाल क्या होगी। तो देखिए 20 सेकेंड तक तो त्वरण हो रहा है, 20 सेकेंड के बाद त्वरण नहीं मंदन हो रहा है। तो जब तक त्वरण होता है तभी तक जो कण होता है वो उसका वेग बढ़ते रहता है, लेकिन जैसे ही मंदन कण में आ जाता है तो वेग क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझिएगा, हम ये बोल रहे हैं कि यहीं पर कण का अधिकतम वेग मिलेगा 20वें सेकेंड पर। तो हम उस वेग को मान लेते हैं, जैसे उस वेग को मान लेते हैं वी बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, वी बी। तो देखिए हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक तो कण गया है और टाइम लगा है 20 सेकेंड, और 20 सेकेंड पर इसकी चाल क्या होगी। ठीक है, तो देखिए u की वैल्यू दे रखी है 0, a की वैल्यू a मतलब A1 बराबर दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर t दे रखा है 20 सेकेंड, t दे रखा है 20 सेकेंड, और हमसे पूछ रहा है vb की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इसमें हम यूज करेंगे गति का प्रथम समीकरण, यानी कि v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। ये लिखेंगे, v क्या है, b, vb मतलब ये जो v है मतलब अंतिम वेग या vb है, तो v की जगह हम लिखेंगे vb, और u की जगह आप देख रहे हैं कि 0 है, तो यहाँ 0 प्लस a की वैल्यू A1, और a की जगह क्या रख देंगे, A1, और A1 दे रखा है 2, और टाइम दे रखी है आपको 20 सेकेंड। तो ये तो vb बराबर आ जाएगा आपका 20 दूनी 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इस बिंदु पर B बिंदु पर कण का जो वेग होगा वो 20 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, और पहले क्वेश्चन का आंसर है 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो कण की अधिकतम चाल होगी वो 40 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, इसके बाद की कहानी में हमसे ये बोल रहा है कि जब ये विरामावस्था में आ जाता है, विरामावस्था में आता है तो कितना समय लगता है, मतलब B से C तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ये जो कहानी थी वो A से B तक की थी, A से B तक की। अब हम जो कहानी देखने जा रहे हैं वो B से C तक देखेंगे, B से C तक, B to C, B से C तक। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे कि कितना समय लगा है, अपने को इसमें दिया क्या है,
A2 दिया है जो -1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है। यहाँ पे V दिया है जिसको हम VC भी बोल सकते हैं, VC इसकी वैल्यू 0 दे रखी है। टाइम हमसे पूछ रहा है कि टाइम क्या होगा, लेकिन अगर बात करें VB की तो VB इस बार U की तरह काम करेगा। VB को हम U भी लिख सकते हैं, कहाँ से कहाँ के लिए, B से C के लिए। B से C के लिए हम VB को UB लिख सकते हैं, क्योंकि इस यहाँ से यहाँ तक के लिए अब ये प्रारंभिक वेग होगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए अब प्रारंभिक वेग होगा, मतलब VB, तो हम इसको UB लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम VB बराबर लिखें तो UB प्लस VB नहीं VC लिखेंगे, VC बराबर UB प्लस A2 प्लस यहाँ का त्वरण क्या है A2 प्लस T, यहाँ पे समय पूछ रहा है तो समय T, ठीक है। अच्छा ये कितना दे रखा है 0, UB की वैल्यू कितनी है, UB की वैल्यू आपकी है, सॉरी ये 20 नहीं है, ये 40 है, ये क्या है 40, तो ये 40, तो यहाँ पर रखेंगे 40 प्लस A2 की वैल्यू -1 है, तो -1 इंटू T। अब देखिए यहाँ से आप लिखेंगे 0 बराबर 40 प्लस माइनस माइनस 1T, ऐसा लिखेंगे। T को 1T को इधर लाइए तो 1T बराबर आपका आ जाएगा 40, यानी कि T बराबर आपका आएगा 40/1 मतलब 40 सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमसे पूछा था, दोनों का आंसर हमने दे दिया। अब ये समझिए इसमें बोला क्या था, अधिकतम चाल तो हम कहेंगे B बिंदु पर ही मिलेगा और वो अधिकतम चाल होगी 40 मीटर पर सेकेंड, और बोल रहा है कि उसके बाद जब मंदन आ जाता है तो उसे रुकने में कितना समय लगेगा, तो हम कहेंगे उसे रुकने में 40 सेकेंड का समय लगेगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे गुरुत्वीय गति को। हम ये देखेंगे कि गुरुत्वीय गति जो होती है वो होती क्या है।